दोस्तों नमस्कार, सेफ्टी ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। घटनाएं आमतौर पर ऐसे कारकों का नतीजा होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन थोड़ी जानकारी और समय पर उचित कार्रवाई करके हम उनसे होने वाले नुकसान, विशेषकर अमूल्य मानव जीवन की क्षति की संभावना को कम से कम कर सकते हैं। किसी दुर्घटना के बाद घायल को मिलने वाली पहली चिकित्सीय सहायता जीवन और मृत्यु में अंतर कर सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो, घायल को अस्पताल पहुंचाने से पहले मिलने वाला उपचार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मिलना चाहिए जिसे इस विषय का प्रामाणिक ज्ञान हो। आपातकाल चिकित्सा सेवा या EMS कई संस्थानों से युक्त एक नेटवर्क होता है जिसका उद्देश्य पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराना एवं अच्छे अस्पताल तक पहुंचाना है, जैसे 108 आपातकालीन सेवा। इसी तंत्र का सबसे पहला अंग प्रथम उपचारक या MFR या मेडिकल फर्स्ट रेस्पोंडर होता है। प्रथम उपचारक वो होता है जो किसी घटना स्थल पर प्राथमिक कुशलता एवं बुनियादी चिकित्सीय साजो सामान के साथ पहुंचता है। अपने काम के महत्व के कारण MFR का कुछ विशेष गुणों से युक्त होना आवश्यक है, जैसे कि उत्तरदायित्व, सामाजिकता, ईमानदारी, स्वाभिमान, भावनात्मक स्थिरता, व्यावसायिक आचरण, स्वस्थ शरीर और प्रमाणित योग्यता। बेहद जिम्मेदारी का काम होने के कारण MFR को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जैसे कि अपने रोगी को स्थिर करे एवं अस्पताल भेजने हेतु तैयार करे। उपचार के दौरान रोगियों को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि अस्पताल पूर्व चिकित्सा पाना, रोगी की निजी सूचना की गोपनीयता बनाए रखना, उपेक्षा और गोपनीयता भंग होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई। MFR हर अभियान पर अपने साथ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण रखेगा, जैसे कि लेटेक्स के दस्ताने, निजी मास्क, रोगी की जांच करते समय संक्रामक रोगों के इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बुखार, जी मिचलाना, त्वचा का पीला तथा आंखों का सफेद हो जाना, सिर दर्द, छाती अथवा पेट में दर्द, खांसना, सांस में कमी, उल्टी दस्त, शारीरिक पीड़ा और वजन में कमी। शारीरिक तत्व अलगाव संक्रमण नियंत्रण का एक सुनिश्चित तरीका है, क्योंकि सभी शारीरिक द्रव संक्रामक हैं तथा हमेशा सभी संक्रमित रोगियों के लिए उचित पूर्व उपाय अपनाने चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए
हमेशा शारीरिक तत्व अलगाव का प्रयोग करें। सामान्यतया घाव के लिए प्रयुक्त शब्द नर्म ऊतक चोट है। यह त्वचा, मांसपेशियों, नसों और रक्त नलिकाओं की चोटें हैं, जो दो प्रकार की होती हैं। पहला तो बंद घाव, जो बिना फटी त्वचा के नीचे नर्म ऊतक की चोट होती है। बंद घाव त्वचा के ऊपर क्षति पहुंचा सकते हैं या भीतरी अंगों को क्षति पहुंचाते हुए गंभीर हो सकते हैं। छोटी मोटी क्षति के लिए उपचार की आवश्यकता नहीं होती, पर अधिक गंभीर चोटें घातक हो सकती हैं। बंद घाव सामान्यतया कुंद वस्तु से आघात द्वारा होते हैं। बंद घाव की पहचान सूजन, नरमी, बदरंग त्वचा और संभव विकृति है। बंद घाव के लिए अस्पताल जाने से पूर्व सामान्य सावधानियां बरतें और बचाव करें। RICE या राइस पद्धति अपनाएं। R से रेस्ट यानी विश्राम। I से आइस यानी बर्फ। C से कंप्रेशन यानी संपीड़न। E से एलिवेशन यानी ऊंचा उठाना। मरीज के ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, जो आंतरिक रक्तस्राव का महत्वपूर्ण संकेत है और जिसका उपचार चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए। आघात के लिए उपचार करें और रोगी को शीघ्र अतिशीघ्र अस्पताल ले जाएं। खुले घाव नर्म ऊतक चोट जो त्वचा के फटने से होती है। खुले घाव के प्रकार खरोंचें और अपघर्षण, लेसरेशन, नियमित या अनियमित, भेदन और चुभने से घाव, अंग छेदन, कुचलने या अपघर्षण से लगी चोट जो खुली या बंद हो सकती है, गोली लगने से घाव, नुकीली चुभी हुई वस्तु। खुले घाव के लिए अस्पताल ले जाने से पूर्व सामान्य सावधानियां बरतें और बचाव करें। घाव को खुला रखें। सभी कपड़े ट्रॉमा सीजर से काटकर उतार दें। नर्म ऊतक को खुला रखें। रक्तस्राव का नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव से आरंभ करें और ऊंचा उठाएं। यदि घाव से रक्तस्राव जारी रहे तो दबाव पॉइंट का प्रयोग करें। रक्त बंध का प्रयोग केवल टॉर्निकेट के रूप में करें। दूषण से बचाएं। घाव के ऊपरी सतह से कचरा व दूषण हटाएं। ड्रेसिंग और पट्टी करें। आघात के लिए उपचार करें। शीघ्र अतिशीघ्र रोगी को अस्पताल ले जाएं।
ड्रेसिंग घाव को ढकने की वस्तु है जो रक्तस्राव को नियंत्रित करती है और अतिरिक्त दूषण से बचाती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली संरोधक ड्रेसिंग, जो घाव पर लगाई गई कोई जलरोधी वस्तु जो प्लास्टिक या मोम के कागज की हो, जो घाव में हवा अंदर जाने से रोके। दूसरी ड्रेसिंग मोटी ड्रेसिंग होती है जो बहुसतही होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। इकहरी मोटी ड्रेसिंग बनाने के लिए मोटा साफ तौलिया या कोई सामान्य वस्तु ली जा सकती है। पट्टी ड्रेसिंग को अपने स्थान पर रखने के लिए होती है। पट्टी या ड्रेसिंग करते समय ध्यान रखें कि रक्तस्राव नियंत्रित करें, घाव को पूरी तरह से ढक दें। निश्चित करें कि ड्रेसिंग या पट्टी कसी हुई, नियत और आरामदायक है, लेकिन इतनी कसी नहीं कि रक्त संचार में रुकावट आए। सुनिश्चित करें कि कोई ढीले सिरे छूटे न हों। असाधारण घाव पर पट्टी बांधने का तरीका थोड़ा अलग है, जैसे कि भेदन घाव होने पर किसी भी खुले घाव को पूरी तरह से ढक दें। संभाव्य बाहरी घाव के लिए मरीज की जांच करें और नुकीली वस्तुएं तब तक न निकालें जब तक कि यह गाल या वायु मार्ग या सीपीआर को प्रभावित न कर रही हों। रक्तस्राव को नियंत्रित करें। वस्तु को मोटी ड्रेसिंग से सीधा स्थिर करें और पट्टी बांधें। विदारण के मामले में घाव की सतह को साफ करें। त्वचा उत्क्षेप को सामान्य स्थिति में लाएं। अंग छेदन और असंलग्न विदारण के मामले में घाव को साफ करें। विच्छेदित अंग को ठंडा व नम रखें, परंतु गीला न रखें। चोट के मामले में कुछ परिस्थितियां विशेष होती हैं, जैसे कि सिर की खाल की चोट। सिर की खाल की चोट वाले मरीज में मेरुदंड की चोट की संभावना होती है। यदि शिरोवल्क के फ्रैक्चर की आशंका हो तो सीधा दबाव न डालें। चुभने या नुकीली वस्तु से हुए आंखों के घाव के मामले में अच्छी आंख पर पट्टी बांधें ताकि घायल आंख के खुलने बंद होने को रोका जा सके। बेहोश मरीज में आंखों पर पट्टी बांधने से पहले आंखों को बंद कर दें। ताकि आंखों को सूखने से रोका जा सके, जिससे अंधापन हो सकता है। निस्रावित आंख को भी नुकीली वस्तु वाली आंख जैसा ही समझें। निकली हुई आंख को वापस अंदर डालने की कोशिश न करें। उसे पट्टी बांधने से पहले कप या कार्डबोर्ड कोन से ढक दें। ऐसे ही नाक से रक्त का बहना आपात स्थिति है जो गंभीर हो सकती है। इसमें लापरवाही न बरतें, अन्यथा रक्त की बड़ी हानि हो सकती है। यदि मरीज को शिरोवल्क फ्रैक्चर या मेरुदंड की चोट की आशंका हो
तो इसको रोकने का प्रयत्न न करें। नाक से रक्तस्राव के मामले में अस्पताल जाने से पूर्व सामान्य निवारण सावधानियां बरतें और बचाव करें। श्वास नली को खुला रखें। नासिकाओं को एक साथ ऊपर से दबाएं या ऊपरी होंठ और मसूड़ों के बीच ड्रेसिंग रखें और दबाव डालें। रोगी को सीधा बिठाए रखें, हिलाएं डुलाएं नहीं। नाक के अंदर कुछ डालकर बंद न करें। साफ तरल पदार्थ के लिए जांच करें, जो शिरोवल्क की चोट का संकेत हो सकता है। नाक के भीतर पाई गई कोई वस्तु न निकालें। विदारण के लिए संपीडक ड्रेसिंग करें। गर्दन की चोट में दिखाई पड़ने वाला चीरा या अन्य घाव गंभीर रक्तस्राव पैदा कर सकते हैं। बात करने में कठिनाई या आवाज बंद हो सकती है। वायु मार्ग में अवरोध के बिना भी मुंह, नाक या वायु मार्ग में कोई बाहरी वस्तु से सूजन पैदा होने से सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा या वाहिका विचलन या विकृति का दबाव हो सकता है। यदि मेरुदंड की चोट की आशंका हो तो मरीज का चलना फिरना बंद कर दें। गर्दन की चोट के लिए अस्पताल ले जाने से पूर्व सामान्य सावधानियां बरतें और बचाव करें। यदि गर्दन की चोट से रक्तस्राव हो तो हल्के से मध्यम दबाव डालें और साथ ही संरोधक ड्रेसिंग करें। ड्रेसिंग के सिरों पर टेप लगाएं ताकि कृत्रिम सील लगाई जा सके। कभी भी गर्दन के इर्द गिर्द पूरी तरह दबाव या खिंचाव वाली पट्टी न करें। बिना मेरुदंड वाले मरीजों के लिए यदि संभव हो तो मरीज को बाईं ओर 15 डिग्री की झुकी स्थिति में सिर नीचे करके लिटाएं। गर्दन में कोई नुकीली वस्तु घुसी है तो उसे मोटी ड्रेसिंग से स्थिर रखें, उसे न निकालें। आघात के लिए उपचार करें। ध्यान रहे कि किसी भी सिर, चेहरे, शिरोवल्क, आंख, नाक या गर्दन की चोट के साथ एक प्रथम चिकित्सा उपचारक को मेरुदंड की चोट की आशंका भी करनी चाहिए। उदर खोखले और ठोस अवयवों से युक्त है। खोखले अवयवों जैसे आमाशय, बड़ी व छोटी आंत आदि के फटने से उसके द्रव्य, क्षार, पाचक एंजाइम और बैक्टीरिया रिटोनियल कैविटी में बिखर सकते हैं, जिससे प्रदाहक प्रतिक्रिया हो सकती है। ठोस अवयवों जैसे जिगर या पित्ती आदि का फटना गंभीर रक्तस्राव का कारण हो सकते हैं। अतः ऐसी क्षति उदर या श्रोणि प्रदेश में चोट लगने का संकेत है। उदर की चोट के लक्षणों में उदर क्षेत्र में दर्द और ऐंठन, उदर को ढकना या फीटल स्थिति, उदर का नर्म लगना, आघात के संकेत, कड़ा, तना या फूला हुआ उदर, हल्की बेचैनी से असहाय पीड़ा होना, श्रोणि प्रदेश या पीठ के निचले हिस्से में चुभन युक्त पीड़ा, दर्द का एक कंधे या दोनों कंधों तक पहुंचना, खून की उल्टी, चटकीला लाल या कॉफी जैसे गाढ़े रंग का खून और मल में चटकीले लाल या काले रंग का रक्त। उदर की चोट के लिए अस्पताल ले जाने से पूर्व सामान्य सावधानियां बरतें, बचाव करें। उल्टी कर रहे मरीज के विषय में सतर्क रहें। सभी खुले घावों को ढक दें। खुले आंतरिक अवयवों को वापस अंदर न डालें, बल्कि उन्हें मोटी नर्म स्टेराइल ड्रेसिंग से ढक दें। फिर नर्म ड्रेसिंग को संरोधक ड्रेसिंग से ढक दें। संरोधक ड्रेसिंग के ऊपर ड्रेसिंग या तौलिया रखते हुए खुले हिस्से को गर्म रखें। नुकीली वस्तु को न निकालें, उसे मोटी ड्रेसिंग से स्थिर करें। जीवन चिन्हों को निरंतर मॉनिटर करें। मरीज के पैर आरामदायक स्थिति में रखते हुए उसे चित्त लिटाएं। आघात के लिए उपचार करें। रक्तस्राव एवं आघात के उपचार के लिए हमें संचरण तंत्र को समझना होगा। संचरण तंत्र का प्रमुख अंग हृदय खोखला मांसपेशी युक्त एक अवयव है। हृदय का दाहिना हिस्सा शरीर से आने वाले रक्त को प्राप्त करता है और उसे फेफड़ों में रीऑक्सीजनेशन के लिए पंप करता है। हृदय का बायां हिस्सा फेफड़ों से आने वाले रीऑक्सीजनेटेड रक्त को प्राप्त कर पूरे शरीर में पंप करता है।
धमनियां रक्त नलिकाएं हैं जो रक्त को शरीर में पहुंचाती हैं। यह विभिन्न व्यास की होती हैं, जो बहुत मोटी, मध्यम और संकरी तक होती हैं। धमनियों के रक्तस्राव का पता चमकीले लाल रंग के रक्त द्वारा लगता है। शिराएं वह रक्त नलिकाएं हैं जो रक्त को वापस हृदय तक पहुंचाती हैं। शिराओं पर धमनियों जैसा दबाव नहीं होता है। शिराओं के रक्तस्राव का पता गहरे लाल रंग के रक्त द्वारा लगता है। प्रत्येक रक्त नली छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित और सक्रिय होती हुई केशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। त्वचा के सबसे निकट बहुत सी केशिकाएं होती हैं। इनकी पतली पतली दीवारों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। शरीर की कोशिकाओं और रक्त के बीच भी अन्य तत्वों का विनिमय होता है। रक्तस्राव शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त की हानि होना कहलाता है। रक्तस्राव बाहरी और आंतरिक दोनों हो सकता है। बाहरी रक्तस्राव की अस्पताल पूर्व चिकित्सा के लिए सीधा दबाव डालें। गॉज पीस एवं पट्टी द्वारा रक्तस्राव के स्थान पर सीधा दबाव डाला जाता है। चोट वाले अंग को ऊंचा उठाएं। दाब स्थलों का प्रयोग तब करें जब सीधा दबाव फेल हो जाए। रक्त बंद का प्रयोग केवल गंभीर आपाती परिस्थिति में ही करें, जब अग्रांग से रक्तस्राव किसी अन्य माध्यम से न रोका जा सके, क्योंकि रक्त बंधन का प्रयोग नसों और नलिकाओं को क्षति पहुंचा सकता है और अग्रांग की भी हानि हो सकती है। भीतरी रक्तस्राव से छोटी मोटी समस्याओं से लेकर बड़ी जीवन घातक समस्याएं भी हो सकती हैं। आंतरिक रक्तस्राव में रक्त की हानि दिखाई नहीं देती। इसके लक्षण हैं खांसी आना एवं थूक के साथ चमकीला लाल खून आना, गहरा लाल रंग खून मिश्रित उल्टी का आना, छोटे या बड़े चोट लगे स्थान पर खरोंच प्रतीत होना और पेट में अकड़न। आघात के लक्षण हैं रक्त संचार प्रणाली का शरीर में पूर्ति के लिए पर्याप्त ऑक्सीजनेटेड रक्त उपलब्ध न करा पाना, आघात के कारणों में हृदय के अवयवों में पर्याप्त रक्त पंप करने की क्षमता न होना, रक्त की भारी क्षति, शरीर में अपर्याप्त रक्त और रक्त नलिकाओं का अत्यंत विस्तारण। आघात के चिन्ह हैं सांस हल्की तेज होना, नब्ज तेज व कमजोर होना, पीली ठंडी और चिपचिपी त्वचा, चेहरा पीला, जीभ और कान के निचले हिस्सों में नीलापन, आंखों में धुंधलापन एवं पुतलियों का फैल जाना। सर्पदंश में अस्पताल पूर्व उपचार के लिए मरीज को भावनात्मक सांत्वना दें। आरामदायक स्थिति में लिटाएं या बैठाएं। घाव के पास के तंग कपड़े, अंगूठी आदि हों तो उतार दें। घाव साफ पानी से धोते रहें। घायल को चलने फिरने न दें। मरीज को खाद्य व पेय पदार्थ न दें। मरीज को सोने न दें। सामान्यतः अस्थिभंग दो प्रकार का होता है, खुला अस्थिभंग और बंद अस्थिभंग। बंद अस्थिभंग की स्थिति में घायल का डॉट्स पद्धति यानी डी से डिफॉर्मिटी या विकृति, ओ से ओपन सर्जरी या खुले घाव, टी से टेंडरनेस या कोमलता और एस से स्वेलिंग या सूजन से शारीरिक परीक्षण कर चोट का पता लगाएं।
बंद अस्थिभंग के पीड़ितों के घायल अंगों को खपच्ची या स्प्लिंट से बांधकर स्थिर किया जाता है। इसके लिए घायल को पहले एक समतल और ठोस जगह पर पीठ के बल लिटा दें। अनावश्यक हिलाएं डुलाएं नहीं। घायल को सांत्वना दें और पैर में पीएमएस यानी पल्स, मोटर फंक्शन और सेंसेशन की जांच करें तथा पैर को स्थिर रखने के लिए एक लंबी खपच्ची और एक मध्यम खपच्ची का प्रयोग करें। खपच्ची लकड़ी या प्लास्टिक से बनी सीधी फट्टे जैसी रचना होती है। मध्यम खपच्ची को पैर की अंदरूनी तरफ और लंबी खपच्ची को पैर के बाहरी तरफ पैर से सटा कर रखें। खपच्चियों के ऊपरी हिस्से पर तह लगी पट्टी का पैड रखकर उन्हें आघात रहित बना दें। मध्यम खपच्ची की लंबाई जांघ के अंदरूनी सिरे से पांव तक और बड़ी खपच्ची की लंबाई बगल से लेकर पांव तक होनी चाहिए। अब एक छोटी खपच्ची या स्केल की मदद से नॉन इलास्टिक पट्टी को पैर के नीचे से सरकाकर 4 स्थानों पर आर पार निकाल लें और खपच्ची समेत पैर पर बांध दें। ऐसी ही 2 पट्टियां घायल के पेट और छाती के चारों ओर लेकर लंबी वाली खपच्ची का ऊपरी सिरा भी घायल के शरीर से बांधकर स्थिर कर दें। यह पद्धति क्रेबिट कहलाती है। घायल व्यक्ति के शारीरिक परीक्षण के दौरान श्रोणि प्रदेश को हिलाने पर चटचटाहट की आवाज आए तो घायल व्यक्ति के श्रोणि प्रदेश में अस्थिभंग या अस्थि विस्थापन की संभावनाएं होती हैं। श्रोणि प्रदेश का अस्पताल पूर्व उपचार के लिए सामान्य सावधानियां बरतें व बचाव करें। घायल को आरामदायक स्थिति में रखें तथा 2 लंबी खपच्ची जो घायल की बगलों से पांवों तक हों तथा एक मध्यम खपच्ची जो जांघ के अंदरूनी हिस्से से पांव तक हो का प्रयोग करते हुए क्रेबिट के द्वारा घायल को स्थिरता प्रदान करें। घायल व्यक्ति के शारीरिक परीक्षण के दौरान कंधे में अस्थि विस्थापन का पता लगने पर अस्पताल पूर्व उपचार किए जाने के लिए सामान्य सावधानियां बरतें व बचाव करें। अब एक तिकोने कपड़े के लंबे सिरों में से एक को घायल के स्वस्थ कंधे पर रखें और दूसरे सिरे को घायल के क्षैतिज हाथ के नीचे से गुजार कर दूसरे कंधे पर रखें। फिर घायल के प्रभावित हाथ को सावधानी पूर्वक उठाकर यदि हाथ की कोहनी में या हाथ के अग्रभाग में अस्थिभंग न हो तो पेट के ऊपर क्षैतिज रेखा में रख दें। अब दोनों सिरों को घायल की गर्दन के पीछे बांध दें। इस प्रकार एक झूला बन जाएगा जिस पर घायल का हाथ बिना विस्थापित कंधे पर जोर डाले टिका रहेगा। फिर एक लंबी पट्टी से घायल के विस्थापित हाथ को उसके शरीर से सटाकर बांध दें। इस पद्धति को स्वेथ व सीलिंग के द्वारा स्थिरता प्रदान करना कहते हैं। घायल की बाह में अस्थिभंग होने पर उसे सीधा बैठाएं। अब उसकी चोटिल बाह सीधी रखकर 2 लंबी खपच्चियां उसकी बाह के अंदरूनी और बाहरी हिस्से से सटाकर क्रेबिट पद्धति से बांधकर उसे स्थिर करें। ध्यान रखें कि खपच्चियां उसके कंधे से नीचे फर्श तक लंबी होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि किसी भी भाग पर खपच्ची बांधने से पहले और बाद में पीएमएस जांच अवश्य करें। आघात के रोगी की रक्त संचरण प्रणाली और श्वसन प्रणाली रुक जाती है तो उसको बचाए जाने के लिए मात्र 4 से 6 मिनट का समय ही होता है। इस दौरान सीपीआर या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देकर चिकित्सीय मृत्यु को टाला जा सकता है।
अस्पताल जाने से पूर्व उपचार के लिए सामान्य सावधानियां बरतें व बचाव करें। रोगी को पीठ के बल किसी समतल एवं ठोस स्थान पर लिटाएं। रोगी की ग्रीवा नाड़ी जांचें और उसके बाद संपीड़न करने हेतु रोगी की छाती के पास घुटने के बल बैठें। हृदय की सही स्थिति ज्ञात करें एवं अविलंब संपीड़न प्रारंभ करें। वयस्क व्यक्ति में संपीड़न की गहराई 4 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 30 संपीड़न के बाद मरीज को 2 रेस्क्यू ब्रेथ बचाव की सांस दें। रेस्क्यू ब्रेथ देते हुए अपने मुंह पर बचाव मास्क पहने। रेस्क्यू ब्रेथ देते हुए मरीज की छाती उठती हुई दिखनी चाहिए। यही प्रक्रिया 5 बार दोहराएं। तत्पश्चात ग्रीवा नाड़ी की पुनः जांच करें। मरीज यदि शिशु है तो उसे पीठ के बल अपने एक हाथ पर लिटाएं और 2 उंगलियों मध्यमा और अनामिका की सहायता से संपीड़न दें। शिशुओं में 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई का संपीड़न होना चाहिए। 30 संपीड़न के बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ बचाव की सांस दें। शिशुओं में रेस्क्यू ब्रेथ में फूंक दी जाती है। बचाव मास्क पहने रहें। किसी बाहरी वस्तु द्वारा श्वास नली में अवरोध एक गंभीर आपात स्थिति होती है, जिसे FBAO या फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। अस्पताल पूर्व उपचार के लिए सामान्य सावधानियां बरतें व बचाव करें। प्रतिक्रियाशील वयस्क या बालक के लिए यदि वो खड़ा या बैठा हो तो पीड़ित व्यक्ति के पीछे खड़े हों। मरीज के श्वसन मार्ग की जांच करें। फिर अपनी बाहों को पीड़ित व्यक्ति की कमर के ऊपर से घुमाएं। एक हाथ की मुट्ठी बनाएं। अंगूठे की तरफ को रोगी की नाभि के ऊपर जीफॉइड प्रोसेस के नीचे रोगी के उदर पर रखें और मुट्ठी को जल्दी जल्दी ऊपर की ओर करते हुए रोगी के उदर को दबाव दें। दबाव देना तब तक जारी रखें जब तक कि श्वास नली में फंसी वस्तु बाहर न निकल जाए। नवजात शिशुओं में FBAO होने पर अस्पताल पूर्व उपचार के लिए सामान्य सावधानियां बरतें व बचाव करें। फिर शिशु को पीठ के बल अपने हाथ पर लिटाएं तथा श्वास नली का निरीक्षण करें। उसके बाद शिशु को अपने दूसरे हाथ पर पेट के बल लिटाएं व उंगलियों की सहायता से शिशु के मुंह को खोल के रखें। फिर दूसरे हाथ की हथेली से शिशु के कंधे की हड्डियों के बीच में आगे की ओर थपकी दें। 5 बार थपकी देने के पश्चात श्वास नली का पुनः निरीक्षण करें। यह प्रक्रिया FBAO के निकलने तक जारी रखें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।